हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और ये हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। मैं आपकी दोस्त ताजिया केवल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, ज्योग्राफी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है। जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, ज्वार भाटा। आज का हमारा पहला टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा देखेंगे, फिर उसके बाद ज्वार भाटा को देखने के बाद फिर हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखेंगे। ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है बेसिकली? पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में। चंद्रमा की आकर्षण कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, जल के नीचे उतरने सागर की ओर लौटने को भाटा कहा जाता है। ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा आकर्षण शक्तियां क्यों लगाते हैं? अगर आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, जैसे कि न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी के बारे में, कि जिस चीज में भी द्रव्यमान है तो वो आपस में, वो अगर दो वस्तुओं में द्रव्यमान है तो आपस में अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग एक दूसरे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आकर्षण बल कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा भी, चूंकि सभी में, सूर्य में भी क्या है, द्रव्यमान है, चंद्रमा में भी द्रव्यमान है, पृथ्वी में भी द्रव्यमान है। तो सभी का आकर्षण बल जो है, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है। तो चंद्रमा की आकर्षण कारण सागरीय जल जो है ऊपर उठता है। किस तरह से? और ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ता है। ठीक है। अगर सपोज आप ये तट माने, ये तट है, तो सागरीय जल है, सागरीय जल आगे इस तरह से सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण कारण मान लीजिएगा। ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण इस तरह से ये सागरीय जल ऊपर उठता है। सागरीय जल ऊपर उठने, तट की ओर आगे बढ़ने की ज्वार कहते हैं। और आगे बढ़ते जल सागरीय, ठीक है, इसे कहते हैं ज्वार। ठीक। अब बाकी देखिए, तथा जल के नीचे उतरने वे पीछे सागर की ओर लौटने। यहाँ सागर है पूरा पीछे। अब ये जो जल है जो ऊपर उठा था, ऊपर ये तट की ओर बढ़ रहा था, यही क्या होगा जब आकर्षण शक्ति तरह से सागर की ओर की तरफ, और यहाँ पर ये सागर की ओर, और सूर्य की आकर्षण शक्ति सागर की तरफ भाटा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। इसे ज्वार कहते हैं और इसे भाटा कहते हैं। जब ये सागरीय जल आगे तट की ओर बढ़ता है, इसे ज्वार कहते हैं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण। जब सूर्य की आकर्षण शक्ति कम होती है तो पीछे तट की, सागर की ओर लौटता है। ठीक, सागर की ओर लौटता है तो इसे कहते हैं भाटा। गिर रहा है, ये मैंने एरो के माध्यम से बताया है। ठीक है, हो गई परिभाषा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता किसके कारण होती है? मतलब कई ऐसे रीजन है ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता मिलती है। तो क्या क्या रीजन है ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता? उदाहरण कौन कौन? अगर सागर में जल की गहराई अधिक हो, अगर सागर में जल की गहराई अधिक होगी तो क्या होगा? जल की गहराई अधिक होगी तो अधिक जल जो है, जल का वॉल्यूम, अधिक जल का वॉल्यूम, ये वो जो ये काम करेगा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अधिक जल के वॉल्यूम पे काम करेगी। तो ज्वार की जो ऊंचाई होगी और ज्यादा होगी, मतलब अधिक ऊंचाई वाले ज्वार बनेंगे। ठीक है। क्या होगा? जब जल की गहराई, सागरीय जल की गहराई ज्यादा होगी तो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है जल के अधिक वॉल्यूम पे काम करेगी, तो इसलिए जो ज्वार की ऊंचाई है वो और ज्यादा होगी। ठीक है। एक तो ये प्रभावित करता है ज्वार भाटा की ऊंचाई को। सागरीय तट की रूपरेखा, सागरीय तट की रूपरेखा कैसे प्रभावित करती है ये मैं बताती हूँ। सागरीय तट की रूपरेखा, ठीक है। तो सागरीय तट, अगर मतलब सागर का जो तट है, ठीक है, वो अगर
बहुत कटा फटा नहीं है, सिंपल है, इस तरह का है। तो ठीक, तो ज्वार जो आगे बढ़ेगा सागरीय जल में से, ज्वार जो आगे बढ़ेगा तो अधिक ऊंचाई वाला ज्वार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसे यहाँ पे कोई घर्षण नहीं मिलेगा। घर्षण, स्थलखंड भी जब जल सागर की तरफ ऐसे मूव करता है तो स्थलखंड अगर रास्ते में पड़ते हैं तो वो उस पर घर्षण बल के माध्यम से अवरोध का कार्य करते हैं। तो सागरीय जल को कोई अवरोध नहीं मिलेगा, इसलिए अधिक ऊंचाई वाले ज्वार बनेंगे। क्या बनेंगे? अधिक ऊंचाई वाले ज्वार बनेंगे, क्योंकि किस सागरीय तट जो है सिंपल है, अधिक कटाफटा नहीं है, प्लेन है। लेकिन वहीं अगर ये स्थिति विपरीत हो जाए, यानी कि सागरीय तट जो है कटाफटा हो, तो तब स्थिति क्या होगी? सागरीय तट जो है कटाफटा हो तब स्थिति क्या होगी? सपोज तरह का तटाफटा कट है, यानी कि कहीं कहीं खाड़ियां हैं, ट्रेंच है, इस तरह के, तो इस तरह का है सागरीय तट कटाफटा है। ज्वार जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सागरीय जल जब ऊपर की ओर उठेगा, ज्वार जब आगे बढ़े तो इन्हें यहाँ पे अवरोध का सामना करना पड़ेगा स्थल खंड से टकरा के। इसलिए जो ज्वार आएंगे यहाँ पे इसलिए जो ज्वार आएंगे वो क्या होंगे? कम ऊंचाई के होंगे। ठीक है, तो ज्वार की ऊंचाई पे सागरीय तट की रूपरेखा का भी असर होता है, क्योंकि अगर सागरीय तट कटा फटा है तो ज्वारों पर जो है, ज्वार की ऊंचाई पर या सागरीय जल पर या ज्वारीय तरंगों पर अवरोध का कार्य करेंगे, घर्षण बल लगाएंगे, जिससे कारण ज्वार जो है कम ऊंचाई के आएंगे। ठीक है, पॉइंट है सागर का खुला या बंद होना। ये सिंपल सा है, अगर सागर खुला है, विस्तृत है, जैसे कि प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, फिर आपका ये हिंद महासागर हुआ, तो इस तरह खुले सागर में स्थल खंडों के माध्यम से मैंने बताया अवरोधक का घर्षण बल लगता है, अवरोध होती है सागरीय जल की तरंगों पर, अवरोध आता है, तो वो अवरोध नहीं लगेगा खुले सागर में, और वो अधिक ऊंचाई वाले ज्वार बनेंगे। लेकिन वहीं अगर बंद सागर है, यानी कि चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा हुआ है, जैसे हमारे छोटे छोटे सागर है, जैसे कि रेड सी आप देख लीजिए, दोनों तरफ स्थलखंड से घिरा हुआ है कि नहीं? एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ अफ्रीका है। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर आप भूमध्य सागर देख लीजिए, चारों तरफ, एक तरफ अफ्रीका से और नॉर्थ में यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो इस तरह के जो बंद सागर है, यहाँ पर जो ज्वार की ऊंचाई होगी वो कम होगी, क्योंकि उससे स्थल खंडों के माध्यम से घर्षण बल लगेगा, अवरोध होगा, और ज्वार जो है कम ऊंचाई के बनेंगे, अधिक ऊंचाई के नहीं बनेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक, चंद्रमा की सूर्य से आकर्षण शक्ति अधिक प्रभावी है। ठीक है, अब चंद्रमा की सूर्य से आकर्षण शक्ति अधिक प्रभावी क्यों है? देखिए, सूर्य वैसे साइज में बड़ा है, ठीक, ये साइज में जो है बड़ा है और चंद्रमा साइज में छोटा है अगर हम देखें, लेकिन फिर भी सूर्य की आकर्षण शक्ति कम लगती है पृथ्वी पर या सागरीय जल पर, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास है। अगर आप किलोमीटर में देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये पृथ्वी से दूर है लगभग 150 या 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और जबकि चंद्रमा है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए चंद्रमा कितने पास है, तो जो 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 पास है उसकी आकर्षण शक्ति अधिक होगी। बेशक चंद्रमा का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन वो पास में है तो उसकी आकर्षण शक्ति, उसकी आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा की सूर्य आकर्षण शक्ति अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। ठीक, घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। तो ये पॉइंट मैं समझा देती हूँ कि ऐसा कैसे होता है। सपोज हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है ना, घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष, ठीक, तो ये अर्थ है। ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक, इस पॉइंट ए पर ये मून के सामने है, आकर्षण शक्ति काम कर रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट ए पर जो है ज्वार आएगा। पॉइंट ए पर ज्वार आता है कब? मैंने क्या बोला? प्रत्येक 24 घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार। पृथ्वी अपना घूर्णन करने में पूरे 24 घंटे लेती है, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे हम उसे मान के चलते हैं। सपोज यहाँ पे घूर्णन आया ए पॉइंट पर कितने बजे? 6 AM पर। लेकिन यहाँ इसके विपरीत भी एक पॉइंट है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट पृथ्वी के दूसरी साइड,
जो मून के सामने है उस साइड तो ही, लेकिन उस साइड भी इस यहाँ पर भी ज्वार आता है, तो यहाँ पर तो ज्वार आता ही है, इसके साइड भी ज्वार आता है। ठीक है, क्यों आता है वो मैं बाद में बताऊंगी, बस ये मान के चलिए कि दूसरी साइड भी यहाँ पे ज्वार आता है। इस पॉइंट को कुछ भी मान लीजिए बी सी डी, अभी ए पॉइंट याद रखिए। ए पॉइंट को अभी 6 AM पे एक ज्वार आता है ए पॉइंट, क्योंकि ये मून के सामने है। ठीक है, अब ए पॉइंट अगले 12 घंटे में जहां पर ये बी पॉइंट था यहाँ पहुंचा। भाई पृथ्वी तो घूर्णन कर रही है ना अपने पश्चिम से पूर्व में, पूर्व दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो ये ए पॉइंट पहुंच जाता है कहाँ, जहां पे बी पॉइंट था। ठीक है, तो बी पॉइंट कहाँ आ जाता है, बी पॉइंट आ जाता है वहां जहां पे ए पॉइंट था। यहाँ पे आ गया बी पॉइंट और यहाँ पे आ गया ए पॉइंट। ठीक, तो अब बी डायरेक्ट मून के सामने है, लेकिन चूंकि बी डायरेक्ट मून के सामने है तो ए पर भी ज्वार आएगा, जो कि बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में भी, पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में भी ज्वार आता है। ठीक है, ठीक, तो ए पर 12 घंटे बाद आया, 12 घंटे यानी कि आप मान के चलिए शाम के 6 बजे PM पर ज्वार आता है। कितने ज्वार आ गए ए पॉइंट पर, एक ज्वार आया 6 बजे, दूसरा 12 घंटे बाद एक ज्वार आया जब ये बी की जगह पहुंच गया, क्योंकि बी की केंद्र प्रसारी बल के कारण, केंद्र प्रसारी बल ये कह लीजिए अपोजिट, बस एवरी रिएक्शन हैज सिमिलर रिएक्शन, बस ये मान के चलिए, बाद में मैं बताती हूँ कि आप ये मानिए कि पृथ्वी पर जहां पर ज्वार आएगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी ज्वार आएगा। तो फिर जब, हाँ जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा 12 घंटे बाद, तो यहाँ पे भी एक ज्वार आया, फिर से एक 12 घंटे में फिर से कहाँ पहुंचेगा, यहीं पे जहां था पहले से, यानी कि अगले दिन 6 बजे, अगले दिन 6 AM पर। ठीक है, लेकिन वो किस में काउंट होगा, वो नेक्स्ट में काउंट होगा, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में काउंट होगा। 24 घंटे में ए पॉइंट पर कितने ज्वार आए, 24 घंटे में ए पॉइंट पर 2 ज्वार आए। एक बार तो तब जब वो क्या था, बिल्कुल चंद्रमा के सामने था, एक बार तब जब जो पॉइंट चंद्रमा के सामने था बी, उसके वो अपोजिट था। ठीक है, तो 2 ज्वार पृथ्वी पर आए ए पॉइंट पर। ठीक है, अब 2 भाटा आते हैं, 24 घंटे में 2 ज्वार तो हमने पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कि 2 भाटा कैसे आते हैं। ये समझ गए होंगे होपफुली आप। अब हम देखते हैं 2 ज्वार तो हमने देख लिए, 2 भाटा कैसे आते हैं। ठीक है, 24 घंटे फिर से वही इमेज बनाते हैं, मून है, अर्थ है, ठीक, पॉइंट ए है। ठीक है, इस पे 6 AM पे ज्वार आया। ठीक, पृथ्वी रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व, अगले 6 घंटे में ये होगा यहाँ पर, यहाँ पर। अब जो ज्वार आ रहे थे पहले, अच्छा ज्वार और भाटा आपने नहीं देखा है ना, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर आप तब उसे अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, फिर मैं भाटा बताती हूँ। ये हमने बताया ना, मून है, ये अर्थ है, अगर इस पॉइंट पर ज्वार आता है 6 बजे, है ज्वार आता है ए पॉइंट पर, तो इसके विपरीत बी पॉइंट पर भी ज्वार आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति काम कर रही है, यहाँ पर कौन सी शक्ति काम कर रही है, यहाँ पर ज्वार क्यों आएगा, यहाँ पर ज्वार इसलिए आएगा बी पॉइंट पर, इसके विपरीत, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, सॉरी, अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण नहीं, ये पृथ्वी पर एक बल लगता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, यहाँ पर सन अगर हुआ सन, तो पृथ्वी क्या है, सन की परिक्रमा कर रही है। ठीक, इस तरह से, तो पृथ्वी जो सन की परिक्रमा करती है, चारों तरफ पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, और पृथ्वी के उसी अभिकेंद्रीय बल को मेंटेन करने के लिए उसके जस्ट विपरीत एक अपकेंद्रीय बल भी लगता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल
और अभिकेंद्रीय बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो दो बल कार्य करते हैं जब पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी पर एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जो सूर्य के चारों ओर लगता है, मतलब केंद्र की ओर लगता है, सूर्य के चारों ओर केंद्र की ओर लगता है, क्योंकि केंद्र उस समय सूर्य के चारों ओर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि केंद्र जो है वो सूर्य है। फिर इसी बल को, अभिकेंद्रीय बल को, जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, इसी बल को मेंटेन करने के लिए इसी बल के जस्ट अपोजिट एक बल भी लगता है जिसे कहते हैं अपकेंद्रीय या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की ओर लग रही है। ठीक है, ये लगता है अभिकेंद्रीय बल जो लगता है, केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जो लगता है ये लगता है अंदर की ओर। ठीक है, जो कि ठीक है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसी बल को मेंटेन करने के लिए बाहर की ओर एक बल लगता है। ठीक, बाहर की ओर कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जब इस ये ए पर, जब ए पॉइंट पर ज्वार आता है तो फिर अपकेंद्रीय बल के कारण कि भार की ओर एक बल लग रहा है, उसी बल के कारण पृथ्वी पर भी अपोजिट साइड में पॉइंट बी पर भी ज्वार आता है। ठीक है, पॉइंट ए पर ज्वार आएगा और पॉइंट बी पर भी ज्वार आएगा। ठीक है, ये तो ज्वार आपने समझ लिया। ये दो पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ से जो जल है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ से जो जल है चारों तरफ खींच और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पर पहुंच जा रहा है, और यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पर पहुंच जा रहा है दोनों तरफ। यहाँ पे जो होता है निम्न जल स्तर होता है, निम्न जल, इसी निम्न जल स्तर को क्या कहते हैं, भाटा। ठीक है, इसी निम्न जल स्तर को भाटा कहते हैं। यहाँ पर किसी तरह फोर्स नहीं हो रही, चारों तरफ जल आकर्षण, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण इधर और इधर की ओर चला जा रहा है, और निम्न जल पॉइंट ए की तरफ और पॉइंट बी की तरफ जो है जल आकर्षित हो जा रहा है। तो इसलिए पॉइंट सी और पॉइंट डी पर क्या आ रहा है, भाटा आ रहा है। ठीक है, भाटा आ रहा है। भाटा क्या था, जल के नीचे उतरने में पीछे सागर की ओर लौटने की क्रिया। तो आकर्षण शक्ति इधर लग रही है तो जल क्या होगा, इधर यहाँ पे अगर सपोज जल यहाँ पर भी है तो जल क्या होगा, नीचे उतरेगा, यहाँ पे आ जाएगा। उतरने की क्रिया जो है सागर की ओर भाटा कहलाती है। तो इन दो स्थानों पर भाटा आ जाएगा। आपने ज्वार भाटा समझ लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रही थी कि 24 घंटे में दो ज्वार आते हैं और दो भाटा आते हैं। तो वो तो मैं बता चुकी थी कि दो ज्वार किस तरह से आते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, इस तरह से आए। अब दो भाटा देखते हैं। होपफुली आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दो ज्वार कैसे आए। एक बार रिपीट कर देती हूँ। पॉइंट ए पर एक ज्वार आया 6 AM पर 12 घंटे में, और पॉइंट बी पर आया। ठीक है, अब ये 6 घंटे बाद, सॉरी 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद पॉइंट ए जो है पहुंचता है कहाँ, हाँ पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी जो है वो पहुंचता है कहाँ, पॉइंट ए पर। फिर पॉइंट बी पर ज्वार आएगा, उसके अपोजिट में पॉइंट ए पर ज्वार आएगा। ठीक है, तो इस तरह 12 घंटे बाद यानी कि 6 PM पर आएगा। ए पॉइंट पर दो ज्वार आ गए, एक तो आया 6 AM पर, फिर ये पहुंचा यहाँ जहाँ पॉइंट बी था। अब यहाँ पे चूंकि पॉइंट बी फिर से जहाँ पॉइंट ए था वहां पहुंच गया है, वहां पे ज्वार आ रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट ए पर भी ज्वार आएगा। ठीक है, ये तो हो गए कि 12 घंटे में या 24 घंटे में दो ज्वार कैसे आए, एक 6 AM पर आया, एक 6 PM पर आया। अगले 6 AM पर फिर से पॉइंट ए पर आएगा, क्योंकि यहाँ पहुंच जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, फिर से इस पे चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति काम करेंगी, लेकिन ये अगले नेक्स्ट डे में काउंट होगा। ठीक है, ये समझ लिया कि दो ज्वार कैसे आते हैं। ठीक है, 24 घंटे में। अब हम देखते हैं दो भाटा कैसे आता है। ठीक, दो ज्वार तो हमने देख लिए थे, अब हम देखते हैं दो भाटा कैसे आता है 24 घंटे। ठीक है, ये था पॉइंट ए, यहाँ पे ज्वार आया कितने बजे, 6 AM पर। ठीक है, AM पर क्या आया, ज्वार आया। अब अगले 6 घंटे में ये पहुंचा यहाँ, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में। घंटे में ये पहुंचा यहाँ। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भाटा। अब यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ए तो चला गया इधर,
तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उस पर ज्वार आएगा, लेकिन जो पॉइंट यहाँ से खिसक यहाँ आया है उस पर ज्वार आएगा, लेकिन पॉइंट ए पर क्या आएगा, भाटा, 6 घंटे बाद, ठीक है। फिर अगले 6 घंटे में ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट ए, यहाँ पे ज्वार आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था वो आ जाएगा यहाँ 12 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे कर लो, हो गए 12 हो गए, यहाँ ज्वार आएगा। और ये जो 6 घंटे बाद था ये था 12 AM पर भाटा, 12 AM पर भाटा आया, ठीक है। अब फिर से 12 AM के बाद, यानी कि 6 घंटे के बाद फिर से पॉइंट ए यहाँ पहुंचा, ठीक। और ये यहाँ पर जो पॉइंट था वो फिर से चंद्रमा के सामने पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वार आएगा तो अपोजिट साइड में ए पर भी ज्वार आएगा। फिर से 6 PM पर ज्वार आया, और अगले 6 घंटे में पॉइंट ए पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, फिर से घाट आएगा। तो अगले रात के 12 AM पर 12 पर क्या होगा, घाट आएगा। समझ में आ गया। 24 घंटे में 6 AM पर ज्वार आया पॉइंट ए पर, यहाँ पर 12 AM पर भाटा, 12 PM पर भाटा आया, दोपहर के 12 बजे, यहाँ जब 6 घंटे में यहाँ पहुंचा, ठीक है। पॉइंट ए फिर से यहाँ पहुंचता है, तो 6 PM पर यहाँ पे फिर से ज्वार आता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, अपोजिट वाले इसमें भाग में आया। फिर 6 घंटे बाद फिर से ये पॉइंट है यहाँ पहुंचता है, 12 AM पर भाटा आया। तो 24 घंटे में 2 ज्वार 2 भाटा, 2 ज्वार 2 भाटा। होपफुली ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, 24 घंटे में 2 ज्वार 2 भाटा कैसे आते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं लेता ज्वार भाटा आने में, थोड़ा ज्यादा समय लेता है, लेकिन वो पॉइंट हम आगे आपको क्लियर करेंगे। अभी 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, ये आपने समझ लिया है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति, इमेज लगाई गई है आपके लिए। ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति जो चंद्रमा के कारण है, ये भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सागरीय जल को, और चंद्रमा भी आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे ज्वार आएंगे, ठीक है। निम्न ज्वार कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हुई चलूंगी, ठीक है। इमेज को देख लीजिए, देखना है ठीक से, इमेज के माध्यम से मैं आपको, ठीक। अब हम देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा एक सीधी होते हैं, तरह के ज्वार, यानी कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं। ये इमेज आपने देख ली, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार लिखा हुआ था, फिर दिखा दूंगी इमेज। अब हम देखेंगे कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं और निम्न ज्वार कब आते हैं, ठीक है। तो दीर्घ ज्वार कब आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ आप इस इमेज देख सकते हैं, ये रहा पृथ्वी, चंद्रमा, ये जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं, सिजगी, या हिंदी में कहते हैं युति व्युति, या तो कहते हैं युति व्युति की स्थिति, या कहते हैं सिजगी। ये बनती है कब, मासी व अमावस्या को। युति व्युति हिंदी में कहते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसे इंग्लिश में कह दिया जाता है सिजगी। इंग्लिश में भी इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे युति और व्युति को ओपोजिशन कहते हैं, कंप्लीटली कहा जाता है सिजगी। पूर्णमासी और अमावस्या की बनती है, और इस समय आते हैं दीर्घ ज्वार, ठीक है। ये हम देखेंगे ये कैसे आते हैं, ये आप देख लीजिए, सन, पृथ्वी और चंद्रमा इस तरह से सिजगी बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये बना रहे हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ ज्वार कैसे बनते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बनाते हैं सन, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सन बनाया हमने। अब हम देखते हैं, ठीक, ये हुई हमारी, और ये हुआ एक बार, क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है।
और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। देखिए ये हमेशा ठीक पर चलें, आगे बताते हैं इस पॉइंट को। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, क्या होगा, सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा भी अपनी ओर खींचेगा सागरीय जल को, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति मिल जाती है। इस तरह से एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 की शक्ति बन जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये शक्ति काम करती है, सूर्य और चंद्रमा की शक्ति दो की शक्ति नहीं होती, ये कई गुना हो जाती है, और ये अधिक तेजी से, अधिक आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा सागरीय जल पर लगती है, पृथ्वी के सागरीय जल पर, और अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, तो इसे बोलते हैं दीर्घ ज्वार। ये सामान्य जो ज्वार आते हैं उससे 20% बड़े होते हैं, 20% ज्यादा ऊंचे, तो इसे बोलते हैं दीर्घ ज्वार। तो ऐसे बड़े बड़े ज्वार है सागरीय जल, आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा की, क्योंकि ये दोनों सम्मिलित रूप से उस पर असर डालती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सागरीय जल पर दीर्घ ज्वार आएंगे, और यहाँ पर भाटा जो होगा सबसे निम्नतम स्तर, निम्न जल स्तर हो, निम्नतम जल स्तर, ठीक है। ऊंचे ज्वार आएंगे उतना ही निम्नतम जल स्तर होगा, उतना ही नीचा भाटा होगा, ठीक है। तो दीर्घ ज्वार आते हैं यहाँ पर जब इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक। यही स्थिति जब चंद्रमा इधर होता है, यानी कि पृथ्वी के इस साइड, तो तब चंद्रमा की और सूर्य की आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से तब भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ तब भी पृथ्वी पे अपोजिट डायरेक्शन में भी ज्वार आता है ना, मैंने बताया था, और जितना ज्वार इस डायरेक्शन में आएगा, जितनी ऊंचाई वाला, उस उतनी ही शक्ति लगती है जस्ट अपोजिट कि ये बैलेंस करने के लिए होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के सागरीय जल को कोई अपनी तरफ खींच रहा है, तो उतनी ही उसका रिएक्शन के तौर पर पीछे की तरफ एक पीछे की तरफ एक शक्ति लगती है, जो कि ये इधर खींच रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पीछे की तरफ भी उतनी ऊंचाई वाले, उतनी ही शक्ति वाले ज्वार आते हैं, ठीक है। तो अब जब मून इधर है, ठीक है, मून जब इधर है अपोजिट डायरेक्शन में सन के, यानी कि फिर ये वाली कंडीशन नहीं देखनी है, सन और पृथ्वी और मून वाली देखनी है, तब भी क्या होंगे, दीर्घ ज्वार आएंगे, जो कि सामान्य ज्वार से 20% होंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की शक्ति भी एक साथ कार्य करेगी और सूर्य की शक्ति भी एक साथ सम्मिलित होकर कार्य करेगी। ये अपनी तरफ खींचेगा सूर्य, और इधर चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा, तो ऊंचे ज्वार बनेंगे, ठीक है, ये ऊंचे ज्वार बनेंगे, ओके। दीर्घ ज्वार हो गए, उसमें एक ये था कि पूर्णमासी और अमावस्या को बनते हैं, ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ठीक है, और जो चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण होता है, दिखाई नहीं देता, बोलते हैं अमावस्या, है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में, ठीक, तो चंद्रमा पर पूरा प्रकाश पड़ता है और पूरा हमें दिखाई देता है, तो इसे अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार बनते हैं, ठीक। इसे ही युति व्युति कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं सिजगी, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिजगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, युति व्युति ये वाली चीजें हम समझ चुके हैं, दोनों चीजें दोनों आप समझ गए होंगे, युति व्युति आपने देख लिया, एक और बतानी थी इसमें, कौन सी कंडीशन, जब कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है, चंद्रमा और अर्थ तो तरह से होता है एक सीध पे, तो इसे कहते हैं, या फिर कहते हैं जंक्शन,
ठीक है, रहती है युति। एक सीधी रेखा में होते हैं, पहले सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होता है, फिर अर्थ होता है। ठीक है, और जब ये मून यहाँ पहुंच जाता है जस्ट अपोजिट साइड में पृथ्वी, तो फिर होता है, ये वाला नहीं देखना है यहाँ पे, ये अर्थ और मून यानी चंद्रमा, इसे कहते हैं द्युति या फिर अपोजिशन। ठीक है, इसे अपोजिशन कहते हैं, यानी कि सूर्य चंद्रमा अर्थ जब एक लाइन में होंगे तो उन्हें युति या कंजक्शन कहेंगे। सूर्य, अर्थ और चंद्रमा जब, यानी कि अर्थ और एक तरफ चंद्रमा होगा और एक तरफ सूर्य होगा तो इसे वियुति या कंजक्शन, अपोजिशन। ठीक है, इसे अपोजिशन कहते हैं। ठीक, किस तरह के ज्वार भाटा आएंगे ये दिखा देती हूँ। दोनों स्थिति में ज्वार बनेंगे। हम युति वाली देख रहे हैं, अर्थ क्या आकर्षण शक्ति काम करेगी, बता चुके हैं। और ये धन हुआ, ये अर्थ हुआ, है? और यहाँ पे दोनों कोणीय स्थिति यहाँ पर भाटा आएगा। ठीक है, और आएंगे, ये समकोणीय स्थिति पर भाटा आएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, अब हम देखेंगे पैरिजी एंड अपोजी, उपभू एवं अपभू। ठीक है, तो पैरिजी और अपोजी क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ ताकि फिर आगे हम उसको डिटेल बता दूंगी। और इससे क्या ज्वारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ज्वार जो आते हैं, टाइड्स जो आते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बता देती हूँ। तो हम ये जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ऑलमोस्ट 29 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा जो है जिस परिक्रमण पथ पर चलता है तो उस पर दो स्थिति ऐसी बनती हैं, जब एक बार एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है और दूसरी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूर होता है। ठीक है, ठीक, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उसे कहते हैं पैरिजी। पैरिजी यानी कि उपभू, पैरिजी यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, एक इस तरह की स्थिति बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, कहते हैं अपोजी। अपोजी यानी कि अपभू, अपोजी यानी अपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है। अब वैसे तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से अगर एवरेज हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो वो है ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर, लेकिन इन कंडीशन में जब वो सर्वाधिक निकट होता है तो उस समय चंद्रमा की पृथ्वी से 3,62,000 किलोमीटर होती है, 3,62,600 किलोमीटर। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है यानी कि अपोजी की कंडीशन बनती है, अपभू की कंडीशन बनती है, चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, उस समय जो होती है 4,05,400 किलोमीटर, 4,05,400 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों में जब दूर होता है यानी कि पैरी अपोजी की डिस्टेंस बढ़ जाती है चंद्रमा पृथ्वी की थी, पैरिजी की स्थिति में डिस्टेंस सबसे कम होती है। तो पैरिजी की जो चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक निकट, और अपोजी यानी कि अपभू की जो स्थिति है वो आती है जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर। अब दोनों का ज्वार पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे मैंने बताया कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो अधिक कार्य करती है पृथ्वी पर, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार जो है मतलब अधिक आते हैं। ठीक है, क्योंकि वही उसकी आकर्षण शक्ति अधिक कार्य करती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है 1,62,600 किलोमीटर, यानी कि जो पैरिजी की होती है वो बोलते हैं, तो तब क्या होंगे, अब कोई चीज पास में है तो उसकी आकर्षण शक्ति ज्यादा लगेगी। ठीक है,
तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है पेरिजी की में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के सागरीय जल पर अधिक लगती है और यहाँ पर जो आते हैं वो दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आते हैं कौन से आते हैं? दीर्घ ज्वार। पेरिजी की स्थिति में या उपभू की स्थिति में आते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक, अब जब यही स्थिति अपोजी पे आ जाती है या फिर अपभू पे आती है तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक दूर हो जाता है। देखिए कितनी डिस्टेंस है, आप इधर देखिए डिस्टेंस कम है और इधर देखिए डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब कोई चीज दूर है, पास में थी तो आकर्षण शक्ति अधिक लग रही थी, जब दूर है तो आकर्षण शक्ति क्या होगी? चंद्रमा की कम लगेगी। कम आकर्षण शक्ति लगेगी तो ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो कम होगी। पहले जो अधिक ऊंचाई के ज्वार आ रहे थे पेरिजी की स्थिति में, उपभू की स्थिति में, अपभू की स्थिति में या अपोजी की स्थिति में, ये जो है अपोजी की स्थिति में अब लघु ज्वार आएंगे, क्योंकि आकर्षण डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण आकर्षण शक्ति चंद्रमा की घट गई है। तो यहाँ पे अपोजी आएंगे लघु ज्वार। ये याद रखना है कि कब कब लघु ज्वार आता है। तो अभी हमने दीर्घ ज्वार वाली कंडीशन देखी थी जिसकी बोलते हैं, अभी हम ये क्या देख रहे हैं? उपभू और अपभू यानी कि लघु ज्वार की स्थिति। ठीक है, दीर्घ ज्वार वाली हमने देख ली थी और अब भी हमने देखी उपभू अपभू या पेरिजी एंड अपोजी। ये जो कंडीशन है ये लघु ज्वार वाली स्थिति है, जिसमें एक तरफ अपोजी में लघु ज्वार आएगा और पेरिजी में क्या आएगा? पेरिजी में आएगा दीर्घ ज्वार। इस पे लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार दोनों आते हैं। ठीक, पेरिजी में आएंगे दीर्घ ज्वार और अपोजी में आएंगे क्या? लघु ज्वार। यहाँ मैंने बताया ना दीर्घ ज्वार बनेगा अपोजी में, यानी कि अपभू में इस तरह से लघु ज्वार। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ज्वारों की ऊंचाई में अंतर रखा है कि पेरिजी में आप देख पाए कि कितनी ऊंचाई के ज्वार आ रहे हैं। दीर्घ ज्वार से क्या तात्पर्य है? जो सामान्य ज्वार आता है उससे 20% ज्यादा। दीर्घ ज्वार क्या है? सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा ऊंचाई होती है। लघु ज्वार में क्या होता है? सामान्य जो ज्वार होते हैं उसमें 20% कम 20% कम ऊंचाई होती है। ये मापक है किसका? सामान्य ज्वार से दीर्घ ज्वार का और लघु ज्वार का। तो यहाँ पे पेरिजी में दीर्घ ज्वार, अपोजी में लघु ज्वार। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के कारण। एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है क्योंकि वो परिक्रमा कर रहा है, ऐसी स्थिति है। और एक स्थिति ऐसी बनती है जब वो क्या होता है? दूर होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया दीर्घ ज्वार लघु ज्वार। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? हम ज्वार भाटा क्या होता है ये पढ़ लिया है, फिर ज्वार ज्वार किस तरह से 24 घंटे में ज्वार एक स्थान पर 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है ये पढ़ लिया है। फिर लघु दीर्घ ज्वार कैसे बनते हैं, युति व्युति या सिजगी, ये पढ़ लिया है। ठीक है, फिर हमने उपभू और अपभू क्या होता है और उपभू और अपभू ज्वारों को कैसे प्रभावित करते हैं, लघु ज्वार कैसे आते हैं, दीर्घ ज्वार कैसे आते हैं पेरिजी एंड अपोजी में, वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लघु ज्वार फिर से। दीर्घ ज्वार हम ये देख चुके हैं, उपभू अपभू देख चुके हैं, युति व्युति सिजगी। पॉइंट या इनके जो मतलब इनके जो टॉप पॉइंट है ये एकदम याद रखिएगा कि इसकी अगर आपके को कह दिया जाए युति व्युति या सिजगी तो आपको पता होना चाहिए दीर्घ ज्वार आएगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में, ये चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे प्लेन पर हो। यहीं पर सूर्य रखा है, यहीं पर चंद्रमा रखा है, यहीं पर पृथ्वी रखी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक स्थिति में नहीं आते हैं ये कि चंद्रमा चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना। ठीक है, तो दोनों तीनों एक प्लेन पे हमेशा नहीं आते, कभी चंद्रमा ऊपर होगा, कभी सूर्य पृथ्वी नीचे होगी, इस तरह से होता है। तो तब तीनों एक प्लेन पे आ जाए, तीनों एक सीध में आ जाए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तब क्या होता है? युति व्युति सिजगी। ठीक है, और ये पेरिजी अपोजी जो कि चंद्रमा पृथ्वी। अब हम पढ़ेंगे लघु ज्वार। ठीक, लघु ज्वार जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाए तो वो तब आते हैं लघु ज्वार। ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाए, ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी, यहाँ पर क्या है? चंद्रमा, यहाँ पर क्या है? सूर्य। तो ये कैसे समकोण बनाते हैं? 90 डिग्री पर समकोण होता है ना, तो देखिए एंगल बना रहे, ठीक है, एंगल बना रहे दोनों, ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों समकोण पर हैं।
तो क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। अब लघु ज्वार क्यों आएगा, इसका क्या रीजन है लघु ज्वार आने का? लघु ज्वार इसलिए आएगा क्योंकि हमने बताया कि ज्वार के लिए, टाइड्स के लिए जो है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति काम करती है। अब तो सूर्य सागरीय जल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इधर की तरफ, ये आप एरो से देख सकते हैं, और चंद्रमा अपने सागरीय जल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो भाई ये तो कंफ्यूज हो गई ना, सागरीय जल तो कंफ्यूज होगा, वो कहेगा जाऊं तो जाऊं किधर, एक इधर खींच रहा है दूसरा इधर खींच रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ये ठीक वैसा ही है जब किसी एक इंसान को दो लोग बुलाएं कि भाई दोनों को हेल्प की जरूरत हो, कि भाई मुझे इधर आ जाओ, भाई वो कहता है इधर से इधर आ जाओ, तो वो ऊहा पुह की स्थिति में आ जाता है, डायलेमा में आ जाता है कि जाऊं तो जाऊं किधर, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। वही कंडीशन सेम सागरीय जल के साथ है। अब इधर से उसे सूर्य बुला रहा है, सूर्य की आकर्षण शक्ति बुला रही है, इधर से उसे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति बुला रही है, तो उसको बड़े कंफ्यूजन आता है कि भाई अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ी पंगे वाली बात हो गई है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, हर कोई बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर जाता है थोड़ा सा उधर जाता है, क्या करता है सागरीय जल, थोड़ा सा इधर जाता है थोड़ा सा उधर जाता है। तो सागरीय जल यहाँ से, ठीक है, कुछ इधर जाता है, तो यहाँ पर क्या आता है, सूर्य के सम्मुख जो स्थान है, पॉइंट सपोज ए है, तो यहाँ पर ज्वार आता है, कुछ सागरीय जल इधर जाता है यहाँ से खींचकर, और यहाँ से खींच कुछ इधर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी पॉइंट ये है बी मान लेते हैं कि चंद्रमा के सम्मुख है, यहाँ पर भी क्या आते हैं, ज्वार आता है। लेकिन कोई भी चीज जब दो जगह बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसकी ऊंचाई में क्या होगा, अंदर तो आएगा। अब लघु ज्वार आएंगे, सागरीय जल की मात्रा तो सीमित है ना, अब उस पर आकर्षण शक्ति भी अलग काम कर रही है, एक तरफ इधर एक इधर खींच रहा है, एक अपने इधर खींच रहा है, समकोण पर खींच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आते हैं, कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं। ठीक है, पॉइंट बी पर भी जो चंद्रमा के सम्मुख है, पॉइंट ए पर भी जो कि सूर्य के सम्मुख है। ठीक है, तो क्या होते हैं, लघु ज्वार आते हैं। ज्वार तो आएंगे दोनों तरफ, सागरीय जल जाएगा तो खींच कर, क्योंकि आकर्षण शक्ति लग रही है चंद्रमा की भी और सूर्य की भी, तो आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, लघु ज्वार आएंगे। ठीक है, लघु ज्वार आएंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि इनकी विपरीत डायरेक्शन में, जिस जहां ज्वार आता है उसके विपरीत डायरेक्शन में भी ज्वार आते हैं, उस पर भी एक अपोजिट क्या करता है, रिएक्शन लगता है, रिएक्शन बल लगता है, या फिर केंद्रापसारी बल लगता है। दो बल काम करते हैं, एक तो अपोजिट रिएक्शन बल, इधर से कोई खींच रहा है, तो आप न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज ए सेम रिएक्शन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट ए पर जब ज्वार आता है, तो इसके अपोजिट जो है, सपोज मान लिया यहाँ पे पॉइंट डी है, तो यहाँ पर भी पृथ्वी, इसके अपोजिट जो ज्वार होगा, अब इसके अपोजिट जो पॉइंट होगा वहां पर भी स्थान होगा, वहां पर भी पॉइंट डी पर भी ज्वार आएगा, लेकिन कम ऊंचाई वाला ज्वार आएगा। अधिक ऊंचाई वाला बना दिया है क्या मैंने, कम ऊंचाई वाला बनाते हैं इसको, ताकि चीजें क्लियर रहें। ठीक है, पॉइंट डी पर भी आपको ज्वार आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जितनी ऊंचाई का ज्वार यहाँ आएगा उतनी ही ऊंचाई का ज्वार इधर आएगा। अब पॉइंट बी जो कि चंद्रमा के सामने है, ये जस्ट अपोजिट, पॉइंट सी मान लेते हैं, यहाँ पर भी ज्वार आएगा, बताया जितनी ऊंचाई का इधर आएगा, तो चारों तरफ ज्वार आएंगे। इस कंडीशन में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाए, तो चार लघु ज्वार आते हैं एक ही टाइम पे। अगर 6 बजे हैं सुबह के, अगर सुबह के 6 AM है, 6 AM हो टाइम हो रखा है, तो उस समय चार ज्वार आएंगे। नॉर्मली कितने ज्वार आते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो कितने ज्वार आते हैं, दो ज्वार आते हैं एक टाइम पर। क्यों आते हैं, क्योंकि एक उसी स्थान पर और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट, एक तो उसी स्थान पर, दूसरा उसके जस्ट, मतलब एक इधर है तो एक इधर है। ठीक है, दो अपोजिट स्थान पर, ठीक उसके अपोजिट स्थान पर, तो दो ज्वार आते हैं। लेकिन जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो चार ज्वार आते हैं, और सागरीय जल इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, थोड़ा इधर भी जा रहा है, थोड़ा इधर भी जा रहा है, तो इसलिए इधर भी, तो इसलिए लघु ज्वार आएंगे चारों तरफ। ठीक है, अब भाटा कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे भाटा आएगा। हिम जल स्तर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो चार ही यहाँ पे भाटा होंगे। भाटा, भाटा यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच भाटा होगा, पॉइंट बी पॉइंट डी के बीच भाटा होगा, पॉइंट डी पॉइंट सी के बीच भाटा होगा। ठीक है, और पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच भाटा होगा। चार ज्वार और चार भाटा एक साथ आएंगे जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे।
ठीक है, ठीक। तो ये आपने देख लिया लघु ज्वार क्या होता है। लघु ज्वार होता है जब हम, जो कि सामान्य ज्वार से 20% कम आता है। ओके, होपफुली ये पॉइंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं चंद्राभिमुखी ज्वार। चंद्राभिमुखी ज्वार यानी कि चंद्राभिमुखी या फिर सूर्यविमुखी ज्वार, ये मैं बता चुकी हूँ क्यों आता है। वैसे अपकेंद्रीय बल के कारण आता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो उस पर एक बाहर अंदर की ओर बल लग रहा है, तो उस पर एक बाहर की ओर भी बल लगता है। किसी चीज को जब अंदर की तरफ खींचो तो उस पर एक बल बाहर की तरफ भी कार्य करता है। इसको रिएक्शन बल मान लीजिए या फिर अपकेंद्रीय बल मान लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से जब ज्वार आते हैं पृथ्वी पर, अर्थ हुआ तो इस पॉइंट पर यहाँ पे ज्वार आएगा, तो यहाँ पे जब सागरीय जल खींचेगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में ही सागरीय जल में भी सागरीय जल क्या होगा, एक बाहर की तरफ बल लगेगा। और अब केंद्रीय बल भी होता है, ये रिएक्शन बल भी होता है, कारण एक ज्वार, ठीक है। चंद्रवंगी ये होता है अब केंद्रीय बल के कारण सागरीय ज्वार। अब हम देखते हैं दैनिक ज्वार भाटा, ठीक है। दैनिक ज्वार भाटा, अब हमने अभी तो हमने देखा था कि 24 घंटे में दो ज्वार, कितने ज्वार आते हैं, दो, एक पॉइंट पर दो ज्वार आते हैं और दो ही भाटा आते हैं, ठीक है। वो देख लिया था हमने कि दो ज्वार कैसे आते हैं, 12 घंटे के अंतराल पर, फिर वो अपोजिट पॉइंट ए पर एक ज्वार आया 6 पर, फिर 12 घंटे बाद क्या होगा, जहाँ पे पॉइंट पॉइंट बी था वहां पहुंच जाएगा, तो 12 घंटे के बाद पॉइंट बी पर ज्वार आएगा, तो उसके अपोजिट में अपकेंद्रीय बल के कारण ए पर भी ज्वार आएगा। तो ये इस तरह से मैंने मतलब ज्वार भाटा में आपको समझा चुकी हूँ कि 24 घंटे में दो ज्वार और दो भाटा कैसे आते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी यही स्टार्ट होती है कि बेसिकली 24 घंटे वो तो समझने के लिए हमने समझ लिया, लेकिन 24 घंटे में ज्वार भाटा नहीं आते, बल्कि कितने में आते हैं, 24 घंटे में दो ज्वार नहीं, जो दो ज्वार भाटा नहीं आते, बल्कि कितने में आते हैं, 24 घंटे 52 मिनट में। 24 घंटे 52 मिनट में, उसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक दैनिक ज्वार भाटा, दूसरा अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। अब क्यों आते हैं 24 घंटे 52 मिनट में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले समझ लीजिए दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है, और दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है, और उसके अलावा अर्ध दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। ये सन हुआ, मून हुआ, ये अर्थ हुई, पॉइंट ए पर ज्वार आता है, ठीक है, 6 AM पर। इसे क्या कहेंगे, 6 AM पर पॉइंट ए पर ज्वार आता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दैनिक ज्वार भाटा, ठीक। अब 12 घंटे के बाद ए पहुंच जाता है यहाँ पर, जस्ट अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट बी था, ये पहुंच जाता है यहाँ, ठीक है। अब पॉइंट बी पर ज्वार आएगा, ठीक है, 12 घंटे बाद, यानी कि 6 PM पर, ठीक है, 6 PM पर। अब पॉइंट बी पर ज्वार आएगा तो जस्ट अपोजिट में ए पर भी ज्वार आएगा, तो ए पर जो ये 12 घंटे बाद ज्वार आता है, इसे क्या कहते हैं, 12 घंटे बाद जो ज्वार आता है इसे कहते हैं अर्ध ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक, इस चीज को समझ गए, ठीक है। पॉइंट ए पर 6 AM पर एक ज्वार आता है, लेकिन 12 घंटे बाद पॉइंट ए पर फिर से ज्वार आता है। वो क्यों आता है, वो अपोजिट डायरेक्शन के अपकेंद्रीय बल के कारण, या अपोजिट डायरेक्शन में आता है अपकेंद्रीय बल के कारण, या फिर रिएक्शन के कारण, जिसे जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण फिर से एक ज्वार आता है पॉइंट ए पर, जो कि 12 घंटे बाद आता है, उसे कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है, अर्धदैनिक ज्वार भाटा, ठीक। अब हम अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार ये तो आपने समझ लिया, लेकिन 24 घंटे में आता है। अब हमारी मेन प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि हम, ये तो समझाने के लिए ठीक है कि अर्धदैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार आपने समझ लिया है, इसी तरह से भाटा भी है, ठीक है, जो कि 12 घंटे के 6 घंटे के अंतराल, 12 घंटे के अंतराल पर आते हैं, ठीक है। भाटा भी इसी तरह से होता है, लेकिन दैनिक ज्वार जो आएगा, दैनिक ज्वार यानी कि मून, अर्थ, सन, सन इमेजिन कर लीजिए, मून को ही मैं ज्यादा रखूंगी कि केवल समझाना है, ठीक है। पॉइंट ए पर एक ज्वार आया 6 AM पर, अगला ज्वार पॉइंट ए पर जब ये 24 घंटे में पृथ्वी घूर्णन करेगी तब आएगा, ठीक है। अगला ज्वार पॉइंट ए पर
जब 24 घंटे पे पृथ्वी घूर्णन करके फिर से पॉइंट ए वहीं आएगा तब ज्वार आएगा। लेकिन ये 24 घंटे में नहीं, इसे दैनिक ज्वार तो इसे ही कहता है ना कि ए पर ज्वार आया तो अगला ज्वार फिर से ए पर 24 घंटे बाद आए, ठीक है, और वो भी सम्मुख यहाँ पर से जब घूमकर यहाँ आएगा फिर से ज्वार जब पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में अपना घूर्णन करेगी और फिर से ए पॉइंट वहीं पर आएगा जहां पर वो पहले था, तो उसे कहते हैं दैनिक ज्वार। ठीक है, तो दैनिक ज्वार हुआ। लेकिन ये 24 घंटे में नहीं आता, ये कितने में आता है? ये आता है 24 घंटे 52 मिनट में। क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि मून जो है, तब चंद्रमा जो है अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, तो मून जब परिक्रमा कर रहा है तो ये तो आ रहा है 24 घंटे में अपने स्थान पर ए, ठीक है, 24 घंटे में आ जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि मून तो नहीं रहा ना वहां पे, मून तो खिसक गया, आगे चला गया। क्यों? क्योंकि मून क्या कर रहा है? अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, तो मून खाली थोड़ी ना बैठा, उसको अपना काम है, तो वो खिसक के कहाँ चला गया? सपोज गति करके खिसक के, इन द सेंस गति करके यहाँ चला गया, वो भी क्या कर रहा है? वो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसकी अपनी गति है, वो आपका वेट कर थोड़ी ना करता रहेगा कि भाई ए पॉइंट ए पे अभी ज्वार आया है 6 AM पे और 6 AM पे अगले दिन फिर से पॉइंट ए आता ही होगा, एक घूर्णन पृथ्वी पूरा कर लेगी 6 AM पे, तो भाई मैं उसका वेट करता रहूं और पॉइंट ए पे फिर से ज्वार आए। वो उसके पास इतना टाइम नहीं है भाई, वो अपना भी काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास अपना भी काम है, तो वो आपका वेट करने के लिए नहीं बैठा है। तो मून अपनी यहाँ से पहुंच के यहाँ चला गया, ठीक। अब पॉइंट ए तो यहाँ आया इस उम्मीद में कि यार मेरे को फिर से चंद्रमा के सामने जाना होगा, फिर से उसकी आकर्षण शक्ति काम करेगी, फिर से ज्वार आएगा सागरीय जल में, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ए ने देखा कि मून तो आगे चला गया है, अब मैं क्या करूं? तो पॉइंट ए भी, पृथ्वी भी तो घूर्णन कर ही रही है ना, तो पॉइंट ए भी आगे बढ़ता है और मून के सामने पहुंच जाता है, ठीक है। पॉइंट ए आगे बढ़ता है और मून के सामने पहुंच जाता है, और जितनी डिस्टेंस मून ने कवर की थी अर्थ की, उतनी डिस्टेंस कवर करने में पॉइंट ए को लगते हैं 52 मिनट, ठीक है, 52 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं, पॉइंट ए सोचता है कि थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं, जहां चंद्रमा पहुंच गया वहीं पहुंच जाते हैं, तो ठीक है, तो पॉइंट ए को मेहनत जाने में वहां तक लगता है कितना? 52 मिनट। तो इसलिए पॉइंट ए पर दूसरा जो दैनिक ज्वार आएगा, यानी कि अगले दिन जो ज्वार आएगा दैनिक ज्वार, वो कितने में आएगा? 24 घंटे 52 मिनट में। कितने में आएगा? 24 घंटे 52 मिनट में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? आगे बढ़ गया है, तो जितना आगे बढ़ा है उतनी ही गति, उतनी ही दूरी को कवर करने के लिए पॉइंट ए को 52 मिनट लगेंगे। इसलिए अगला जो ज्वार आएगा दैनिक ज्वार, वो आएगा 24 घंटे 52 मिनट में, ठीक। अब इसी तरह से ये समझ लिया है? इसी तरह से भाटा की स्थिति है, जब मैं ज्वार बोलूं तो भाटा भी समझ लीजिए, क्योंकि सेम सिमिलर यही स्थिति है। क्योंकि सपोज यहाँ पर ए पर ज्वार आया था और ये पॉइंट सी था जहाँ पर भाटा आया, तो इसको भी तो यहाँ आने में 24 घंटे ही लगेंगे ना, ठीक है, सी पर पहुंचने में, सी पॉइंट को फिर से आने में, यहाँ पर जो भाटा आया था। लेकिन यहाँ पर भाटा तुरंत नहीं आएगा, उसको क्या, उसको उसको कितना टाइम लगेगा भाई? 52 मिनट इसने लिया है, तो 52 मिनट सी को भी लगेंगे ना फिर आके, ठीक है। तो सी पर जो भाटा आएगा वो भी 24 घंटे 52 मिनट में आएगा, कि जब यहाँ ज्वार आएगा उसी के साथ तो भाटा आता है। जब ज्वार आता है पॉइंट ए पर, तब उसी के रिएक्शन में तो भाटा आता है ना। पहले पॉइंट ए पर ज्वार आया तो सी पर जो है भाटा आया, ठीक है। अब भाटा को पॉइंट ए जितना टाइम लेगा ज्वार आने में, भाटा को भी उतना ही टाइम, ज्वार और भाटा में 24 घंटे 52 मिनट लगता है, ठीक। जब मैं ज्वार बोलूँ तो भाटा आप अपने आप से समझ लिया करें, ठीक है, क्योंकि ज्वार और भाटा दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। होपफुली ये चीज आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दैनिक ज्वार जो भाटा जो आते हैं वो 24 घंटे 52 मिनट पर आते हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है, इसलिए पॉइंट ए को वहां तक पहुंचने में 52 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अब हम आगे देखते हैं और इसे देखते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार में समझा चुकी थी क्या होते हैं, ठीक है। देखते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट का होता है। मून है, अर्थ है, पॉइंट ए पर ज्वार आया 6 AM पर,
ठीक है, 12 घंटे में पॉइंट ए पहुंचा यहाँ पर, यहाँ का जो पॉइंट था वो पहुंचा यहाँ पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट ए पर ज्वार आया कितना, 6 PM पर, 12 घंटे बाद, 6 PM पर, ठीक है, 12 घंटे बाद। ठीक, तो फिर अब ये 12, लेकिन अर्धदैनिक ज्वार, अब ये तो आ गया है अर्धदैनिक ज्वार 12 PM पर। अब नेक्स्ट जो ए पर, इस पॉइंट पर, यानी कि अर्धदैनिक जो ज्वार आएगा, ये ज्वार अर्धदैनिक कहलाता है ना, अर्धदैनिक इसलिए क्योंकि 12 घंटे में आ रहा है। तो अगला जो ज्वार आएगा ये पॉइंट ए पर, अर्धदैनिक ज्वार जो आएगा, अगला जो ये अर्धदैनिक ज्वार है क्योंकि 12 घंटे में आता है, अगला जो अर्धदैनिक ज्वार आएगा वो कितने में आएगा, वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट में। क्यों आएगा, क्योंकि इस पॉइंट को जब ये यहाँ जाएगा तो इसे पता चलेगा चंद्रमा बढ़ के यहाँ आ गया है, ठीक है, मून इधर आ गया है, पॉइंट ए इधर इधर, तो फिर यहाँ पे ये 24 घंटे 56 मिनट 52 मिनट लेगा, और फिर से ये जाएगा तो इसको टाइम लगेगा 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि जस्ट 24 घंटे 52 मिनट का आधा कर दीजिए, 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। अर्धदैनिक ज्वार समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उम्मीद करती हूँ ज्वार भाटा का जो ये चैप्टर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दैनिक ज्वार क्या होते हैं, अर्धदैनिक ज्वार क्या होते हैं, 24 घंटे 52 मिनट में क्यों आता है एक स्थान पर 2 बार ज्वार 2 बार भाटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर युति व्युति और सिजगी की स्थिति क्या होती है, इसके अलावा उसमें दीर्घ ज्वार कैसे आते हैं, क्यों बनते हैं, लघु ज्वार कैसे बनते हैं समकोणीय स्थिति पर जब पृथ्वी चांद और सूर्य समकोणीय स्थिति पर होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ये देखा कि उपभू और अपभू वाली कंडीशन देखी। उम्मीद करती हूँ ज्वार से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे, जो भी टॉपिक होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन और थी कि अभी कुछ दिन हमारी क्लास नहीं चलेगी क्योंकि ईद है 11 की, यानी कल की, और 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी। मैं भी अपने घर जा रही हूँ ईद मनाने के लिए, आप भी मनाइए अच्छे से। मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक बहुत बहुत, और आप अच्छे से सभी लोग ईद मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, सभी साथ में मिलके बनाइए हर चीज़ से ऊपर उठकर, ठीक है। तो 3-4 दिन बाद मंडे को हम मिलते हैं, डेफिनेटली मंडे को हमारी क्लास होगी 7 AM से, फिर उसके बाद रेगुलर क्लास होगी। मंडे को हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, ईद मुबारक।